पंखुरी बहुत ही स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाती है और उसके हाथ का हलवा खाकर सभी उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। अरे वाह 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 पंखुरी बहू, ये हलवा नहीं बल्कि ये तो अमृत है, अमृत। इसे खाकर तो मेरा मन तृप्त ही हो गया। मैंने ऐसा गाजर का हलवा अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया बहू। थैंक यू सो मच माँ जी। अब ठंड का मौसम खत्म होने वाला है, इसीलिए मैंने सोचा कि जितने भी दिन बचे हैं उतने दिन गाजर का हलवा ही बना दूं। हाँ बहू, मैं तो कहती हूँ कि तू अपने गाजर के हलवे को बाजार में जाकर बेच। लोग तो लट्टू हो जाएंगे तुझ पर। हाय हाय माँ जी, ये आप क्या बोल रही हो? मेरा मतलब तेरे हाथ के बनाए हुए हलवे पर। पंखुरी की सास करुणा देखते ही देखते 6 से 7 कटोरी हलवा खा जाती है। आहा, इस हलवे को खाकर तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। माँ जी, मैंने आज खाना भी बनाया है, उसे भी खाना है आपको। आप तो इस हलवे को ऐसे खा रही हो जैसे कि यही आज का खाना है। अरे बहू, तूने हलवा ही इतना लाजवाब बनाया है कि खाते खाते तो मेरा मन ही नहीं भर रहा। वैसे बहू, सच सच बता, इस हलवे में तूने ऐसे कौन सी खुफिया चीज डाली है जिससे ये इतना बेहतरीन बनता है? बता बता, जल्दी बता मुझे। आखिर क्या है वो टॉप सीक्रेट? वो सीक्रेट नहीं होता माँ जी, सीक्रेट होता है। क्या अभी? अरे हाँ हाँ, वही वही, बड़ी आई शेक्सपियर की बहन। माँ जी, शेक्सपियर नहीं है वो, शेक्सपियर है वो। बहू, अब बहुत हुआ। तू मेरी इंग्लिश ठीक करने की जगह मुझे इस गाजर के हलवे का टॉप सीक्रेट बता। मेरा मतलब सीक्रेट बता। देखो माँ जी, अगर मैंने आपको टॉप सीक्रेट इंग्रेडिएंट के बारे में बता भी दिया तो आप भी मेरे जैसा हलवा बनाने लगोगी। सीक्रेट बताया नहीं जाता, इसीलिए तो वो सीक्रेट होता है। इतना कहकर पंखुरी रसोई में चली जाती है। कल मुही कही के पता नहीं क्या मिलाती है हलवे में। खैर, मुझे क्या, मुझे खाने को मिल जाए बस उतना ही काफी है, और लाइफ में क्या चाहिए। फिर एक दिन पंखुरी के घर पर किट्टी पार्टी होती है। तभी उसकी 3 सहेलियां अश्विनी, लीना और काशवी आती है। तभी पंखुरी उन्हें भी अपने हाथ का बना हुआ गाजर का हलवा देती है, जिसे खाकर वो भी उसके हलवे के फैन बन जाते हैं। वाह यार पंखुरी, ये हलवा है या कोई अमृत? उफ, ऐसा हलवा तो मैंने कभी नहीं खाया। अमेजिंग यार। वाकई में पंखुरी, हलवा तो एकदम कमाल का बना है। मुझे तो 1 कटोरी और चाहिए। आज तो मैं जी भरकर खाऊंगी ये हलवा। भाड़ में गई डाइट। जब ऐसा जादुई हलवा खाने को मिला है तो इस सुनहरे मौके को कैसे छोड़ सकती हूँ मैं। ओके अश्विनी, रुक जा, मैं 1 कटोरी और लाती हूँ तेरे लिए। फिर अगले दिन काशवी फिर से पंखुरी के घर पर आती है। यार पंखुरी, मुझे भी गाजर का हलवा बनाना है। प्लीज अपने गाजर के हलवे की सीक्रेट रेसिपी बताना बहन। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू कुछ तो एक्स्ट्रा ऐड करती है जिससे हलवा एकदम मस्त बनता है। लेकिन काशवी, नाटक मत कर पंखुरी और चुपचाप बता। अगर मैंने तेरे जैसा हलवा बना दिया तो मेरी सास मुझसे खुश हो जाएगी और फिर मैं उससे जो चाहिए वो मांग सकती हूँ। प्लीज मेरी मदद कर दे यार, और मुझे वो सीक्रेट रेसिपी बता। अच्छा बाबा, ठीक है। मैं गाजर के हलवे में लाल मिर्च की पाउडर डालती हूँ और उसी वजह से वो इतना टेस्टी बनता है। क्या कहा? लाल मिर्च पाउडर? अरे तू क्या पागल हो गई है क्या पंखुरी? गाजर के हलवे में लाल मिर्च कौन डालता है भला? देखा, मुझे पता था कि तू मेरा यकीन नहीं करेगी, इसलिए मैं तुझे नहीं बता रही थी। लेकिन यही सच है, मेरा सीक्रेट पदार्थ और कोई नहीं बल्कि लाल मिर्च की पाउडर है। उससे ही मेरे गाजर के हलवे में 4 चांद लग जाते हैं। अच्छा,
ऐसी बात है क्या? फिर ठीक है, मैं यही फॉर्मूला ट्राई करके देखती हूँ। आई जस्ट होप कि मेरी सास को वो हलवा पसंद आए। फिर काशवी घर जाकर गाजर का कद्दूकस करती है। तभी उसकी सास अम्बा उसके पास आकर कहती है, देख बहू, मैं तुझे पहले ही बोलकर रख रही हूँ कि मुझे नंबर 1 गाजर का हलवा खाना है। हाँ हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। आज का हलवा खाने के बाद तो आप मुझे और मेरे हलवे को 7 जन्मों तक याद रखोगी। कुर्सी की पेटी बांध कर रखिए, बस कुछ देर में ही हलवा बनाकर ला रही हूँ। ठीक है बहू, जल्दी करो। फिर जैसे पंखुरी ने कहा होता है, काशवी गाजर के हलवे में लाल मिर्च पाउडर डाल देती है और उसे जब वो टेस्ट करने जाती है तभी उसकी सास अम्बा उसे रोककर खुद ही पहले टेस्ट करने आती है। अरे बहू, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा, हट जा। पहले टेस्ट तो मैं ही करूंगी। मैं भी तो देखूं कैसे बनाया है तूने। लेकिन जैसे ही अम्बा उस हलवे को खाती है उसे बहुत तीखा लगता है और वो चिल्लाने लगती है, हाँ, मेरा मुंह जल गया रे। इतना तीखा हलवा तेरी माँ ने बनाया था या तेरे बाप ने? नालायक लड़की। हाँ। ओ नो माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। ये पानी, आप पानी पीजिए। फिर अम्बा पानी पीती है और उसके बाद में वो काशवी को बहुत सुनाती है, जिसके बाद काशवी पंखुरी को कॉल करके सब कुछ बता देती है। क्या? अरे ये तो क्या कह रही है काशवी? ऐसा कैसे हो सकता है भला? लगता है तूने कुछ ज्यादा ही लाल मिर्च डाल दी। अरे नहीं पंखुरी, मैंने इतनी भी ज्यादा नहीं डाली थी मिर्च। तूने जितना कहा था मैंने उतना ही डाला था। उस हलवे को खाने के बाद तो मेरी सास ने मुझे बहुत खरी खोटी सुना दी। देख काशवी, तूने कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर की है, क्योंकि जब मैं हलवा बनाती हूँ तभी तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं भी तो लाल मिर्च डालती हूँ। हाँ ना यार, लगता है कुछ तो मुझसे ही गड़बड़ हो गई है। ऐसे ही अश्विनी और लीना भी पंखुरी से उसके गाजर के हलवे की सीक्रेट रेसिपी पूछते हैं और उसके बाद वो उन दोनों को भी बेवकूफ बनाती है, जिस कारण उन दोनों के हलवे भी बुरी तरह बिगड़कर निहायती बेस्वाद बनते हैं। फिर एक दिन बाजार में लीना, अश्विनी और काशवी एक दूसरे से मिलती है। क्या तुम दोनों के भी हलवे बिगड़ गए थे? हाँ ना यार, पंखुरी ने मुझे नमक डालने के लिए कहा था, लेकिन उसके बाद भी मेरा हलवा एकदम खराब बना था। क्या? लेकिन लीना, पंखुरी ने मुझे तो हलवे में काली मिरी डालने के लिए कहा था, जिसके बाद भी मेरा हलवा एकदम घटिया बना था। और उसने मुझे लाल मिर्च डालने के लिए कहा था। इसका मतलब उसने हम तीनों को भी उल्लू बनाया है। ये उसने हमारे साथ बहुत गलत किया है। हाँ लीना, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभी हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। हाँ अश्विनी, अरे उस पंखुरी के कारण मुझे अपनी सास की डांट सुननी पड़ी। नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अब हम क्या करेंगे जिसके चलते हम उसे सबक सिखा सके? हाँ काशवी, क्या करेंगे हम? मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। फिर काशवी अपनी आइडिया लीना और अश्विनी को बताती है, जिसके बाद एक दिन किट्टी पार्टी के लिए सभी काशवी के घर पर आते हैं। तभी काशवी गाजर का हलवा बनाती है, जिसमें वो ढेर सारी लाल मिर्च डालती है। अरे काशवी, कुछ खिला दे बहन, मेरे पेट में तो चूहे डिस्को डांस कर रहे हैं। हाँ बाबा, ला रही हूँ। ये देख, आज मैंने सबके लिए यम्मी और टेस्टी गाजर का हलवा बनाया है। वाओ, ये ले पंखुरी, आज का हलवा बहुत अच्छा बना है। मैंने आज इसमें ढेर सारी लाल मिर्च डाली है। उस दिन पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन आज का हलवा तो एकदम मस्त बना है। अरे वाह, क्या बात है काशवी, पंखुरी के बाद तो अब तेरा ही नंबर है मास्टर शेफ बनने का। अरे क्या हुआ पंखुरी, जल्दी खा इसे। आखिर तेरी ही सीक्रेट रेसिपी से प्रेरित होकर
ये हलवा खास मैंने तेरे लिए बनाया है। नहीं नहीं, वो मैं। काशवी उसे जबरदस्ती खिलाने जा ही रही होती है कि पंखुरी उसके हाथ से कटोरी ही फेंक देती है। नहीं खाना मुझे ये हलवा। लेकिन ऐसा क्यों पंखुरी? ये तो तेरी ही सीक्रेट रेसिपी है ना। देखना, लाल मिर्च से हलवे का रंग भी कितना खिल गया है। नहीं नहीं, ऐसी कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है। मैंने तुम तीनों के साथ मजाक किया था। अरे मैं तो ऐसे ही हलवा बनाती हूँ और वो अच्छा बन जाता है। उसमें कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं मिलाती मैं। हम जानते थे कि यही सच्चाई है, इसीलिए तुझे ये लाल मिर्च वाला हलवा खिला रहे थे। पंखुरी, तूने हमारे साथ बहुत गलत किया है। अरे तेरी वजह से मेरी सास ने मुझे कितना डांटा। मुझे माफ कर दो गर्ल्स, मैंने ये सब ऐसे ही मस्ती में किया था। अरे मुझे तो लगा कि तुम तीनों अपना अपना दिमाग इस्तेमाल करोगी और ऐसा नहीं बनाओगे, लेकिन तुम तीनों ने आंख बंद करके मुझ पर विश्वास किया और जो मैंने बोला था ठीक उसी प्रकार हलवा बनाया। प्लीज मुझे माफ कर दो। इतनी आसानी से तुझे माफी नहीं मिलेगी। अब तुझे हम तीनों के लिए बड़े बड़े डब्बे भरकर तेरे हाथ का टेस्टी हलवा बनाना होगा। यही तेरी सजा है। क्या? ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? आखिर गलती की है तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। और इस तरह पंखुरी को रात भर जागकर तीनों के लिए डब्बे भरकर हलवा बनाना पड़ता है। और इस तरह पंखुरी ने किया हुआ मजाक आखिर में उस पर ही भारी पड़ जाता है। पूर्वी की शादी एक बहुत ही पुरानी सोच वाले ससुराल में होती है। शादी के बाद वो सबके लिए खाना परोसती है और अपने सास ससुर और पति के साथ बैठती है। अरे ओ पूर्वी बहू, तुम्हारा दिमाग सटिया गया है क्या? तुम अपने पति और ससुर के साथ खाना नहीं खा सकती। चलो उठो यहाँ से। लेकिन माँ जी, हम सब तो साथ में ही खाना खाते हैं ना। नहीं, भूलो मत, ये तुम्हारा ससुराल है और एक पत्नी अपनी पति के जूठी थाली में खाना खाती है। क्या? हाँ बहू, यही परंपरा है और तुम्हें भी इसका पालन करना होगा। समझी तुम? ठीक है माँ जी, अब आप इतना कह रही हो तो मैं विक्रम जी की थाली में ही खाना खाती हूँ। फिर पूर्वी उस दिन विक्रम की जूठी थाली में ही खाना खाती है। फिर अगले दिन उसकी सास उसे वही बात बोलती है कि उसे उसके पति के जूठी थाली में ही खाना खाना चाहिए। लेकिन माँ जी, ये रोज रोज मैं अपने पति की जूठी थाली में खाना क्यों खाऊं भला? किसने बनाई है ये रीत? इसका पालन मैं नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बहू, तुझे तो अपने पति की ही थाली में खाना खाना होगा। अरे मैं भी तो तेरे ससुर जी की जूठी थाली में खाना खाती हूँ। लेकिन माँ जी, जमाना बदल चुका है और हम सबको भी नए जमाने के साथ बदलना पड़ता है। बहू, अपनी सास से बहस मत करो और जो वो कह रही है वही करो। लेकिन पापा जी। देखो पूर्वी, खाना है तो खाओ वरना मत खाओ। कोई जबरदस्ती नहीं है और किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। समझी तुम? एकदम सही कह रहा है मेरा लल्ला। अरे तुम्हें खाना है तो खाओ। मैं तो कब से कह रही हूँ कि ये हमारी परंपरा है, इसका पालन करो। पर नहीं, मैडम को तो नए जमाने के प्रवचन देने हैं। उस दिन भी पूर्वी को ना चाहते हुए भी विक्रम की झूठी थाली में खाना खाना पड़ता है। और बाद में कमरे में जाने के बाद, विक्रम जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये झूठी थाली में झूठा खाने की रीत बदलनी चाहिए? माना कि माँ जी और पापा जी पुराने ख्यालों वाले हैं, लेकिन आप तो नए जमाने के हो ना। एटलीस्ट आप तो समझने की कोशिश कीजिए। नहीं पूर्वी, वो जो कह रही है सही कह रही है। मेरी माँ, दादी जी, परदादी सभी ने यही रीत चलाई है और एक सुहागन को अपने सुहाग का झूठा खाना खाना ही पड़ता है। लेकिन विक्रम जी, आप तो मेरे बारे में सोचिए। एक दो दिन सही है, लेकिन रोज रोज मैं ये झूठा खाना कैसे खा सकती हूँ?
मैं कोई पराया थोड़ी ना हूँ। तुम्हें तुम्हारे पति का ही झूठा खाना खाना है। इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो। तुम्हें कोई कचरे में से खाने को नहीं बोल रहा, इसीलिए तुम्हारा ये नए जमाने का नारा लगाना बंद करो। फिर विक्रम गुस्से में अपने काम करने लगता है और पूर्वी की एक नहीं सुनता। फिर एक दिन खाना बनाने के बाद पूर्वी को बड़ी तेज भूख लगती है। हे भगवान, आज तो मुझे बहुत ही तेज भूख लगी है। अगर मैंने विक्रम जी के खाने का इंतजार किया तो मुझे सीधे 1 घंटे तक रुकना होगा और उनका खाना होने के बाद ही मुझे खाने मिलेगा। नहीं नहीं, मैं इतना नहीं रुक सकती। चुपके से कुछ तो खा लेती हूँ। फिर पूर्वी चुपके से खाना खाने लगती है। तभी वहां पर इंदु आ जाती है और वो पूर्वी को खाना खाते हुए देखकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है। पूर्वी बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर के रिवाज तोड़ने की? अपने पति के जूठे खाने के बगैर तुम अन्न कैसे ग्रहण कर सकती हो? माँ जी, वो मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसीलिए मैंने थोड़ा ही खाना खाया। बहू, तुझे बार बार कहकर थक गई हूँ मैं। तुझे समझना होगा इस बात को कि यही अब तुझे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना है। अपने पति के झूठे खाने को खाना कोई जुर्म नहीं है। देख बहू, अपनों का झूठा खाना खाने से आपस में प्यार बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। इंदु पूर्वी को खूब सुनाती है और उसे झूठा खाना खाने का महत्व बताती है। फिर एक दिन, पूर्वी, बस हो गया मेरा। मैं ये बची हुई खीर और पूरी सब्जी नहीं खा सकता। अरे, ऐसे कैसे नहीं खा सकते? तुम्हें तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं क्या कि अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए? तुम खाना वेस्ट कर रहे हो। इसे पूरा खाओ और उसके बाद ही मुझे ये थाली दो। लेकिन पूर्वी, मेरा पेट भर चुका है। तो फिर किसने कहा था तुम्हें एक्स्ट्रा की खीर मांगने के लिए? और ये पूरियां क्यों ली तुमने? अरे, ये तो तुम्हारा रोज का है। तुम तो ऐसे ही अपना झूठा खाना छोड़ते हो और उसके बाद में मुझे तुम्हारा झूठा खाना खत्म करना पड़ता है। तभी वहां पर सास ससुर आते हैं। हाँ तो कौन सा जहर खाना पड़ता है? कान खोलकर सुन ले बहू, अगर तुझे इस घर में रहना है तो तुझे अपने पति की झूठी थाली में उसका झूठा खाना खाना ही होगा, वरना इस घर का दरवाजा तेरे लिए खुला है। तू कभी भी जा सकती है अपने मायके वापस। इंदु बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुम्हें इस घर में सही से रहना है तो रहो, वरना दफा हो जाओ हमारे घर से। पूर्वी के घर में कोई नहीं सुनता और उस बेचारी को हर रोज अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने पति का झूठा खाना खाना ही पड़ता है। लेकिन अब धीरे धीरे पूर्वी को गुस्सा आने लगता है। बहुत झूठा खाना भोगते रहते हैं ना ये सब। देखो माँ जी, अब कैसे सबक सिखाती हूँ मैं आपको। आज तो मैं गट्टे की सब्जी बना रही हूँ और मैं जानती हूँ कि ये सब्जी आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर पूर्वी जानबूझकर ढेर सारी गट्टे की सब्जी बनाती है और वो ससुर की थाली में सब्जी बहुत ज्यादा डालती है, जिस कारण ससुर के खाना खाने के बाद वो सब्जी थाली में बहुत बच जाती है। हाय राम, ये गट्टे की सब्जी तो कितनी बच गई है आपकी थाली में। अब मैं इसे कैसे खाऊंगी? लेकिन तुम्हें तो इसे खाना ही होगा इंदु। नहीं नहीं, मैं ये आधी सब्जी फेंक दूंगी, मुझसे नहीं खाई जाएगी ये। अरे माँ जी, अब आप दोनों आधी उम्र की हो गए हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों के बीच प्यार कम पड़ना चाहिए। अभी तो आप दोनों को प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए चलिए, खाइए इसे। हाँ बहू, तेरी बात तो सही है, लेकिन वो मुझे। अरे माँ जी, जल्दी खाना खाइए, वरना खाना ठंडा हो जाएगा और ठंडे खाने का स्वाद तो और भी खराब होता है। मुझे तो ये सब्जी पहले से ही पसंद नहीं है और ये मेरी बेवकूफ बहू क्या बोलती जा रही है। फिर इंदु को ना चाहते हुए भी वो गट्टे की सब्जी पूरी खानी पड़ती है और ये देखकर पूर्वी के मन में ढेर सारे लड्डू फूटते हैं। अब बीतते दिनों के साथ ही पूर्वी अपने घर वालों को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाती है
आज का तो ये ट्रेलर था माँ जी, आप तो बस देखती जाओ, क्योंकि अब तक बहुत हुआ। लेकिन कब तक मैं यूं ही परंपरा के बोझ तले दबती रहूंगी? नहीं नहीं, मुझे इन सबको इन्हीं के तरीके से सबक सिखाना होगा। फिर उस रात पूर्वी एक बड़ी सी थाली में चारों के लिए खाना लगा देती है और घर के सभी लोग वो देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे बहू, पगला वगला गई हो क्या? ये सब क्या है? तूने 56 भोग की थाली में चारों का खाना क्यों लगाया है? हाँ पूर्वी, भांग पी ली हो क्या, जो ये बेवकूफ वाली हरकत कर रही हो? अरे बाबा, आप लोग भी ना बहुत ही अजीब हो। माँ जी, पापा जी, विक्रम जी, अब आप लोग ही मुझसे कहते थे ना कि अपनों का झूठा खाना खाने से आपस में प्यार बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। इसीलिए पति का ही झूठा खाना क्यों खाना भला? अरे हम चारों को भी एक दूसरे का झूठा खाना खाना चाहिए। क्यों? कैसे लगा मेरा आइडिया? क्या? हाँ, और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से हम सब में कुछ ज्यादा ही झगड़े हो रहे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमें एक दूसरे का झूठा खाने की जरूरत है। बहू, तुम ये सब क्या बकवास करती जा रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना, या कहीं छोड़कर आ गई हो? अरे हम चारों एक दूसरे का झूठा खाना कैसे खा सकते हैं? मुझे तो ये सोचकर ही घिन आ रही है। क्यों? अरे परंपरा है माँ जी, प्यार बढ़ता भी है इससे। फिर क्या दिक्कत है माँ जी? और विक्रम जी, पापा जी, जैसे हम दोनों आपका झूठा खाना खा सकते हैं, वैसे आप दोनों को भी हमारा झूठा खाना खाना होगा। क्यों? सही कहा ना मैंने? नहीं पूर्वी, मैं तुम्हारा झूठा खाना नहीं खा सकता। तुम्हें समझ नहीं आता क्या एक बार में? तुम्हारा झूठा खाना खाने में मुझे दिक्कतें हैं। अगर तुम्हें दिक्कतें हो सकती है तो मुझे दिक्कत क्यों नहीं हो सकती? मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अरे कभी कभार तो मेरे मम्मी पापा भी एक दूसरे का झूठा खाना खाते हैं, लेकिन मेरी मम्मी पापा के खाने का खत्म होने का इंतजार नहीं करती, वो उनके साथ ही खाना खाती है। इसे कहते हैं प्यार बढ़ाना। और आप लोग जो करते हो उससे एक औरत का तिरस्कार होता है। माँ जी, पापा जी, प्यार बढ़ाने के लिए झूठा खाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात आप तीनों को समझनी होगी। समय के साथ आपको सोच बदलनी होगी। अरे मैंने एक बार क्या कहा कि हम चारों को एक ही थाली में खाना चाहिए? बस इतना कहने पर ही आपने कितना ड्रामा कर दिया। लेकिन आप जरा ये सोचो कि कितने दिनों से मैं वही खाना खा रही हूँ। पूर्वी की भारी भरकम बातें सुनकर उन तीनों को काफी शर्मिंदगी होती है और ये एहसास हो जाता है कि वो कितने गलत थे। पूर्वी बहू, तुम्हारी बातों में सच्चाई है। हम ही गलत थे जो आज तक परंपरा को निभाते आए हैं। प्यार बढ़ाने के लिए झूठा खाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बहू, माफ कर दो हमें। हाँ पूर्वी, मुझे भी माफ कर दो। फिर पूर्वी उन तीनों को माफ कर देती और उस दिन के बाद से सभी एक साथ अपना अपना खाना अलग थालियों में खाते हैं और आपस में प्यार और सम्मान के साथ रहते हैं। रोमा अपने बेटे विराज और बहू गोपी के साथ रहती है। जहाँ एक तरफ रोमा एकदम स्लिम और फिट होती है, वही दूसरी तरफ उसकी बहू एकदम गोल मटोल और मोटी होती है। जब रोमा ने विराज और गोपी की शादी कराई थी तब गोपी पतली थी, लेकिन धीरे धीरे शादी के बाद वो मोटी होती गई। अरे ओ मुटकी कलमुई, भैंस कही की, हर 15 मिनट पे दिन रात कुछ ना कुछ ठूसती ही रहती है। खा खा के फट जाएगी एक दिन। माँ जी, आप तो चुप ही रहिए और मुझे मेरा खाना खाने दीजिए। पहले ही आप कुछ कम पापी नहीं हो और मुझे खाने से रोककर अपने पापों का घड़ा और मत भरिए। अरे नालायक निगौड़ी, तेरे कारण एक महीने का राशन एक हफ्ते में ही खत्म हो जाता है। तेरा नाम गोपी नहीं, गोल गोपी होना चाहिए था। मोटी सांड। अगर मैं मोटी सांड तो आप सुकट बोम्बिल, हड्डी का ढांचा। अरे जा जा कद्दू कही की, तेरे से 100 गुना ज्यादा फिट हूं मैं।
रोज जिम एक्सरसाइज करती हूँ और साथ ही डाइट भी करती हूँ। दिन रात मोटी भैंस की तरह कुछ भी नहीं चरती मैं। गोपी और रोमा दोनों के बीच दिन रात कोल्ड वॉर ही चलता रहता। समय के साथ गोपी और भी मोटी हो जाती है। उसे देखकर मोहल्ले वाले रोमा को कहते हैं अरे वो देखो रोमा, तुम्हारी गेंडी जा रही है। पहले तो एकदम हिरन थी, लेकिन कब हिरन से हाथी बन गई कुछ समझा ही नहीं। मेरी बहू तो एकदम हूर की परी है, स्लिम और सेक्सी। बड़ी अफसोस की बात है, सास इतनी पतली और बहू हिप्पोपोटामस जैसी मोटी। रोमा को अपने बहू के कारण बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। एक रोज जब विराज घर में नई चेयर लाता है, तभी गोपी उस पर बैठती है और तभी वो चेयर धड़ाम से टूट जाती है। अरे नहीं, अरे गोल मुखी चुड़ैल, मोटी भैंस कहीं की, इतनी महंगी चेयर थी, तोड़कर चकनाचूर कर दिया तूने तो। सॉरी माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, गलती से मिस्टेक हो गई। तुमसे तो बस गलती से ही सारी मिस्टेक्स होती रहती है गोपी। तुम्हारे मोटापे के कारण घर में रोजाना कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। और नहीं तो क्या। अरे कितने अरमान सजा कर लाए थे इस गोपी बहू को। किसे पता था कि ये इतनी मोटी हो जाएगी और हम सबके अरमानों पर पानी फेर देगी। फिर एक रात जब विराज और गोपी अपने कमरे में सो रहे होते हैं, तभी गोपी नींद में ही विराज को बेड से नीचे गिरा देती है। गोपी, 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 क्या हुआ? कौन सी चुड़ैल देख ली जो इतना गला फाड़कर चिल्ला रहे हो? मुझे चुड़ैल को देखने के लिए सपना देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुड़ैल तो साक्षात मेरे सामने ही है। अरे गोपी, अपने मोटापे को जरा कम कर लो, वरना एक दिन तुम्हारे इस वजन के तले घुट घुट कर मैं तो मर ही जाऊंगा। ज्यादा बकवास मत करो विराज, वरना मैं तुम्हें फूंक मारूंगी ना तो तुम वहां दूर कहीं उड़कर जा गिरोगे। रोमा अब अपनी बहू के मोटापे को कम करने के लिए उससे दिन रात ढेर सारा काम कराती है और उसका खाना भी कम कर देती है। और इस वजह से गोपी को बहुत गुस्सा आता है। इस बाम्बू की लकड़ी जैसी बुढ़िया को तो अब मैं सबक सिखाऊंगी। मेरे खाने पीने और जीने पर पाबंदियां लगा रही है ना तू, रुक अब। फिर गोपी चुपके से रोमा के ट्रेडमिल पर केले का छिलका फेंक देती है और जब रोमा उस छिलके को बिना देखे ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करती है, तभी वो वहां से उड़कर सीधे घर के कोने में जा गिरती है। आई, उई माँ, मर गई रे, अरे भगवान। गोपी चुपके से ये सब देखकर बहुत खुश होती है। सूझ गया मेरा बम पूरी तरह, अब मेरे बम पे बाम लगाना होगा। आए। इतना ही नहीं, गोपी अब अपने सास के डाइट फूड में ऑयल, शुगर और फैट के मटेरियल्स में मिलावट करने लगती है। और जब अब रोमा वही खाना खाती है, तब एक हफ्ते में ही उसके पतले शरीर में बदलाव नजर आने लगता है और वो चुपके से गोपी को डाइट फूड में मिलावट करते हुए रेड हैंड पकड़ लेती है। तुझा नाना चिट्टांग, तेरी इतनी मजाल, मोटका डायन चंद्रमुखी। अरे नहीं, फूट गया रे मेरा भांडा। फिर रोमा गोपी बहू की बहुत पिटाई करती है। उल्टा कुलक्षणी वड़ा पाव कही की। नहीं माँ जी, मुझे मत मारिए माँ जी। मुझसे बदला लेने के लिए तू मेरे डाइट के खाने में मिलावट करके मुझे भी अपनी तरह पेटूराम बनाना चाहती है क्या? लेकिन तू ये नहीं जानती कि तेरी ये पतली और हॉट सास किस खेत की मूली है। खुद तो तरबूज जैसी जाड़ी हो चुकी है। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक दिन जब रोमा बाजार से घर के रास्ते लौट रही होती है कि तभी अचानक से वहां तेज आंधी आती है और एक पेड़ सीधे रोमा पर गिर जाता है, जिस कारण रोमा की जान निकलने लगती है।
बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे, मैं यहाँ फंस गई हूँ पेड़ के नीचे, कोई है। तभी अचानक से गोपी को अपनी सास की आवाज सुनाई देती है और वो उसको बचाने के लिए वहां तुरंत पहुंच जाती है। ओ तेरी माँ जी, ये आप इस पेड़ के नीचे कैसे दब गई? वो सब छोड़ बहू, और तू पहले मुझे यहाँ से बाहर निकाल। तू तो सुमो रेसलर जैसी मोटी है ना। चल, इस पेड़ को एक लात मारकर उड़ा दे और बचा ले, वरना आज का मेरा ऊपर का टिकट कट जाएगा। नहीं नहीं माँ जी, वाई फियर व्हेन गोपी इज हियर। मैं अभी आपकी बैंड बजाती हूँ, मेरा मतलब जान बचाती हूँ। फिर गोपी एक बार में उस पेड़ को लात मारकर दूर फेंक देती है और रोमा खड़ी होकर अपनी बहू का शुक्रिया अदा करती है। थैंक यू बहू, आज अगर तू नहीं होती तो अब तक मेरा स्वर्गवास तो हो चुका होता। मैं हमेशा से ही तुझे तेरे मोटापे के कारण कुछ ना कुछ बोलती रही, ताने कसती रही, लेकिन आज तूने ही मेरी जान बचाई। थैंक यू गोपी। यू आर वेलकम माँ जी। तभी गोपी का पैर पत्थर से फिसल जाता है और वो सीधे अपनी सास रोमा पर गिर जाती है और रोमा की हड्डी पसली एक हो जाती है। नहीं, मर गई रे मैं तो। तू तो पेड़ से भी ज्यादा वजनदार है गोपी। तू नहीं सुधरेगी, तू कभी नहीं सुधरेगी।